हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो के बारे में, जो कि है ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में समझने से पहले आपने आई होप मीसलसन एंड स्टाल का जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का वीडियो है वो अच्छे से देख लिया होगा, उसको अच्छे से समझ लिया होगा, डीएनए रेप्लिकेशन को अच्छे से समझ लिया होगा। क्योंकि अगर ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से नहीं समझे हैं तो ये आगे का चैप्टर भी आगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी देखिए, आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब क्या होता है और क्यों प्रोटीन सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखो क्या बताया गया है हमें। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब क्या? प्रोटीन सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। हमें एक चीज़ पता है, 11th स्टैंडर्ड में हमने चैप्टर में पढ़ा था दैट प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या पढ़ा था हमने? प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी कि प्रोटीन्स बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल के अंदर बनते हैं। ठीक है, तो अभी सेल के अंदर अगर प्रोटीन बनाना है तो इसका मतलब मुझे ढेर सारे अमीनो एसिड्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रोटीन्स किससे बनते हैं? प्रोटीन्स आर लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन कौन से पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से बनते हैं? ढेर सारे अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो कौन सा प्रोटीन बनना चाहिए, कौन सा प्रोटीन नहीं बननी चाहिए, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास स्टोर होती है? डीएनए के पास। जी हाँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे डीएनए के पास स्टोर्ड होती है कि कौन सी प्रोटीन कब बनानी है और कौन सी प्रोटीन कब नहीं बनानी है। यानी कि प्रोटीन का रेगुलेशन और उसका कंट्रोल दोनों डीएनए के हाथ में होता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि प्रोटीन्स क्यों इंपॉर्टेंट है। Proteins are very important biomolecules. They serve as structural components, enzymes and hormones. तो देखो, ये सेकंड लाइन में हमको प्रोटीन का मेन फंक्शन बताया गया है। क्या बताया गया है हमको यहाँ पर? कि हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं उन प्रोटीन्स का अलग अलग रोल होता है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है हमको कि प्रोटीन का पहला रोल क्या है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट यानी कि प्रोटीन्स जो हैं वो सेल वॉल में, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाने में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने के लिए हर जगह यूज होती है। सो प्रोटीन्स आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। बिना प्रोटीन के हमारा सेल स्ट्रक्चर कंप्लीट ही नहीं होगा। एंड दे ऑल्सो फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। बहुत सारी प्रोटीन्स, जैसे अगर मैं इंसुलिन का एग्जाम्पल ले लूँ तो इंसुलिन को हम प्रोटीनिक हार्मोन बोलते हैं। इंसुलिन को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीनिक हार्मोन बोलते हैं। ये हार्मोन कब रिलीज होता है हमारे पैनक्रियास से? जब हमारे ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब हमारे ब्लड में क्या हो जाता है? जब हमारे ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारा पैनक्रियास इंसुलिन सेक्रीट करता है। इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन है, लेकिन ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारे सेल के स्ट्रक्चर के लिए, फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन और रेगुलेशन डीएनए कंट्रोल करता है। तो कौन सा प्रोटीन कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन भी डीएनए के पास है। The cell needs to synthesize new protein molecules. जब जब सेल को कोई एक्स्ट्रा काम करना होता है या कुछ नया काम करना होता है तो उनको प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है। The process of protein synthesis includes transcription and translation. ये दो वर्ड्स का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हम डिटेल में इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझने वाले हैं कि ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या और ट्रांसलेशन मतलब क्या। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन का बेसिक मीनिंग बता दूं। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब क्या होता है? ट्रांसक्रिप्ट यानी कि समझो आपके सामने ऐसा एक कोडेड लैंग्वेज है, मतलब आपके सामने कोई 010101 ऐसे कोई भी अंडा-गुंडा लैंग्वेज दी गई है। अब आपने किसी पर्सन को हायर किया कि वो इस लैंग्वेज को डिकोड करे, ये जो कोड वर्ड है वो इस लैंग्वेज को डिकोड करे और आपको एक्सप्लेन करके बताए कि इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ हुई है। तो हमारे डीएनए के पास, हमारा डीएनए ऐसा रहता है, ठीक है, हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। हाँ, हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के पास कौन सी इंफॉर्मेशन है उसको डिकोड करने के लिए हमको बहुत सारे एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एक बार हमने अपने डीएनए को अगर डिकोड कर लिया तो हमको डीएनए की सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी कि अच्छा कौन सी प्रोटीन बनानी है, कौन से टाइम पे कौन सा सेल डिवीजन होगा, क्या प्रोसेस होगा आगे।
एक एक इंफॉर्मेशन हमको पता चल जाएगी जो भी डीएनए के अंदर छुपी हुई होगी। तो प्रोटीन बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन होता है, अभी जैसे समझो कि हेयर प्रोडक्शन के लिए केराटिन प्रोटीन चाहिए, अगर बाल बढ़ाने हैं, हेयर ग्रोथ के लिए कौन सा प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है, केराटिन प्रोटीन। ब्लड शुगर कम करने के लिए कौन सा प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है, इंसुलिन प्रोटीन। तो ऐसे अलग अलग प्रोटीन अलग अलग टाइम पे चाहिए होते हैं। तो कौन सी प्रोटीन कब बनानी है, कौन सी प्रोटीन कब नहीं बनानी है, इसका डिसीजन कौन लेता है, डीएनए लेता है। तो डीएनए के पास हर एक प्रोटीन के लिए कोड वर्ड्स है। डीएनए के पास क्या है, ये देखो, डीएनए के पास क्या है, डीएनए के पास हर एक प्रोटीन के लिए कोड वर्ड है। और उस कोड वर्ड को जब हम डिकोड करते हैं, मतलब क्या है कोड वर्ड में क्या दिया गया है, जब हम उसको डिकोड करते हैं अलग अलग एंजाइम्स की मदद से, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम, ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि किसी भी कोडेड लैंग्वेज को डिकोड करना। ओके, जैसे कि समझो अगर हम राइटर्स का एग्जाम्पल ले लें, कुछ लोग संस्कृत में बुक लिखते हैं, लेकिन उनकी बुक का इंग्लिश एडिशन भी देखने को मिलता है, हिंदी एडिशन भी देखने को मिलता है, मराठी एडिशन भी देखने को मिलता है। मतलब सेम कहानी आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में देखने को मिलेंगी। तो ये कैसे होता है, क्योंकि जो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स होते हैं वो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स इस लैंग्वेज को डिकोड करते हैं, संस्कृत लैंग्वेज को डिकोड करके अलग अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लोगों के सामने पेश करते हैं। तो इसी तरीके से जैसे हम लैंग्वेजेस को डिकोड करते हैं, ठीक उसी तरीके से डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिकोड करके हम प्रोटीन फॉर्मेशन जब करेंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन करने से प्रोटीन नहीं मिलती है। ट्रांसक्रिप्शन करके हमको सिर्फ मैसेज पता चलता है कि कौन सी प्रोटीन बनानी है, लेकिन कैसे बनानी है, कौन सी एंजाइम्स की मदद से बनानी है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। मतलब आपने मैसेज को डिकोड कर लिया, अब डिकोड करके उसको ट्रांसलेट करके तो बताओ कि इसका मतलब क्या होता है। मतलब डीएनए के अंदर जो कोड वर्ड था प्रोटीन का वो हमने पढ़ लिया, कौन से अमीनो एसिड्स चाहिए वो पता चल गया, लेकिन अब उस अमीनो एसिड्स को लेकर आना ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तुमको मैंने बोल दिया कि ये चैप्टर पढ़ लो, तुमको 5 मार्क्स मिलेगा, लेकिन जब तक तुम पढ़ोगे नहीं उस चैप्टर को, क्या तुमको वो 5 मार्क्स मिलेंगे? नहीं। तो सिर्फ डिकोड करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उस डिकोडेड मैसेज को पढ़कर, रीड करके, मटेरियल जमा करके नया मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करना, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। सो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस जब साथ में होते हैं, मतलब पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है और फिर ट्रांसलेशन होता है, तो ये दोनों प्रोसेस जब साथ में होते हैं तब जाके हमको मिलता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज प्रोटीन। समझ में आई सबको बात? मैंने ये ट्रिक पहले भी बताया था। बहुत सारे बच्चे ना प्रोटीन का स्पेलिंग गलत लिखते हैं। वो लोग क्या लिख देते हैं, TIEN ऐसा लिख देते हैं। तो ई हमेशा पहले आना चाहिए और आई हमेशा बाद में आना चाहिए। लेकिन कैसे याद रहेगा, तो मैंने एक ट्रिक बताया था। प्रोटीन लास्ट में एंडिंग में क्या सुनाई देता है, सफिक्स इन सुनाई देता है, प्रोटीन इन, और इन की स्पेलिंग क्या होती है, IN। तो हमेशा याद रखो प्रोटीन के एंड में स्पेलिंग हमेशा IN आएगी, मतलब ई पहले आएगा। स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करते हो और बायोलॉजी में स्पेलिंग मिस्टेक किया मतलब मार्क्स गया। ओके, ऑल राइट। तो देखो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन करने से हमको हमारा जो भी रिक्वायर्ड डिजायर्ड प्रोटीन है वो मिल जाएगा। The process of copying of genetic information from one template strand of DNA into a single stranded RNA transcript is termed as transcription। तो क्या बोला गया है हमको इधर पे कि अगर आपको प्रोटीन बनाना है, तो आपको अपने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में से, रुको देखो ये सब हटा देते हैं ताकि मैं आपको डायग्राम की मदद से बेटर बता सकूं। एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हाँ, इधर देखो, अगर आपको प्रोटीन बनाना है तो आपको अपने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में से इंफॉर्मेशन डिकोड करके लानी पड़ेगी सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में। मतलब इसमें जो प्रोटीन का मैसेज है, इसका मैसेज जो है उसको अगर रीड करना है तो वो मैसेज डिकोड करना पड़ेगा। और जब आप डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में से मैसेज को डिकोड करते हो तो बनता है mRNA, मतलब मैसेंजर RNA। मतलब इसमें जिस स्ट्रैंड में प्रोटीन का मैसेज है उस स्ट्रैंड का हम कॉपी बना लेंगे कि अच्छा इसके पास हमारा इंफॉर्मेशन है, तो आप इस स्ट्रैंड का कॉपी बना लो। तो उस स्ट्रैंड का कॉपी जब हम बना लेते हैं तो उस कॉपीड स्ट्रैंड को हम बोलते हैं मैसेंजर RNA। क्या बोलते हैं उसको हम, मैसेंजर RNA। और इस RNA के पास अपना सारा इंफॉर्मेशन होता है कि कौन सा अमीनो एसिड लेकर आना है। तो जब हम वो सारे अमीनो एसिड लेकर आ जाएंगे तो हमको बदले में लास्ट में क्या मिलेगा, हमारा डिजायर्ड प्रोटीन। समझ में आई आपको बात? तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये स्लाइड में क्लियर कर देती हूँ। मतलब वापस पीछे जाते हैं, ज्यादा पीछे हो गए।
ओके तो इधर देखो, इधर हमको क्या बताया गया था, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, मतलब जब ट्रांसक्रिप्शन करना होता है, ओके जब प्रोटीन बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, हम अपने डीएनए में जो एक स्ट्रैंड है जिसके पास प्रोटीन का इन्फॉर्मेशन है, उस स्ट्रैंड का इन्फॉर्मेशन कॉपी कर लेते हैं ताकि हमको इन्फॉर्मेशन पता चल जाए कि अच्छा ये प्रोटीन बनाना है। देखो अगर मैं तुमको सिंपल भाषा में ड्रॉ करके बताऊँ इधर पे ही, तो आपको शायद बेटर तरीके से समझ में आएगा। 1 सेकेंड। हाँ देखो इधर समझो ऐसा आपके पास डीएनए है, ठीक है, और इसके ऊपर इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर ऐसे इंफॉर्मेशन कोडेड है कि ये नाइट्रोजनस बेसेस हैं और ये नाइट्रोजनस बेसेस पर्टिकुलर अमीनो एसिड बनाते हैं। अब मुझे इस स्ट्रैंड का कॉपी अगर बनाना है, क्या करना है, मुझे इस स्ट्रैंड का कॉपी बनाना है, तो सबसे पहले मैं इन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर दूंगी। क्या कर दूंगी, मैं इन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर दूंगी। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में हमने देखा था, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से हम इन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर देते हैं। अब तो ये वाली जो स्ट्रैंड है ये मुझे सेपरेटली अलग से मिल जाएगी। अब ये स्ट्रैंड जब मुझे अलग से मिल जाएगी तो मैं यहाँ पर एक नया स्ट्रैंड बना लूँगी। क्या कर लूँगी, मैं यहाँ पर अब एक नया स्ट्रैंड बना लूँगी और वो नया स्ट्रैंड जो है, ये नया स्ट्रैंड मेरा बनेगा mRNA। ये जो नया स्ट्रैंड मैंने बनाया, ये मेरा नया स्ट्रैंड क्या बनेगा, mRNA बनेगा। तो इस नए स्ट्रैंड को मैं इधर से ब्रेक करके साइड में निकाल लूँगी। इस नए स्ट्रैंड को, ये जो नया स्ट्रैंड बनाया ना, देखो इस स्ट्रैंड के ऊपर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी कर ली। मैंने क्या किया, मेरे जो डीएनए की इन्फॉर्मेशन है वो मैंने इस स्ट्रैंड के ऊपर कॉपी कर ली, तो ये मेरे को मिल गया mRNA। अब यहाँ पर ये स्ट्रैंड हट गया क्योंकि यही स्ट्रैंड मैं उठा के यहाँ लेकर आ गई, तो अब इधर पे कुछ नहीं बचेगा, ये स्ट्रैंड हट जाएगा और ये जो डीएनए मॉलिक्यूल था ये वापस पहले जैसा हो जाएगा और वापस से अपने आप को ये ट्विस्ट कर लेगा, यानी कि ऐसा, ये जैसे पहले था ये वापस वैसे हो जाएगा। तो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए जब हमको ट्रांसक्रिप्शन करना होता है, हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ओपन करते हैं। देखो इधर पे डायग्राम में भी आपको यही बताया गया है। सी, जब आपको डीएनए स्ट्रैंड का इन्फॉर्मेशन कॉपी करना होता है तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को आप ओपन करते हो, उसमें से एक स्ट्रैंड कॉपी करते हो और कॉपी करके आप mRNA बना लेते हो और फिर आपका जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वो वापस से कॉइल हो जाता है, हेलिक्स बना लेता है, ठीक है। ओके तो अब देखो इधर पे आगे क्या बोला गया है। सो द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ये डेफिनेशन आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम आगे बढ़ेंगे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ आरएनए टेक्स प्लेस except that the adenine nitrogen base pairs with uracil base instead of thymine। मतलब क्या बोला गया इधर पे हमको कि जब आप mRNA बनाते हो, मतलब देखो जब हम यहाँ पर नया स्ट्रैंड बना रहे थे, फिर से इंक चेंज करती हूँ मैं, जब हम नया स्ट्रैंड बना रहे थे, 1 सेकेंड, तो हमने क्या बोला कि नया स्ट्रैंड इस स्ट्रैंड के साथ कॉपी बना रहा है। हमारा जो नया स्ट्रैंड है वो इस स्ट्रैंड के साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहा है। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है तो हमने क्या पढ़ा है, ए ऑलवेज बाइंड्स विद टी, लेकिन जब mRNA बनता है तो टी की जगह पे हम यू यूज़ करते हैं क्योंकि आरएनए में यूरासिल यूज़ होता है। क्यों? बिकॉज यूरासिल इज हल्का देन थाइमीन, मतलब यूरासिल मॉलिक्यूल लाइटर है और थाइमीन मॉलिक्यूल हैवियर है। तो आरएनए स्ट्रैंड थाइमीन का बोझ नहीं उठा सकता, इसीलिए आरएनए के स्ट्रक्चर में हम थाइमीन की जगह पे हमेशा यूरासिल यूज़ करते हैं। तो इधर पे हमको लास्ट में वही बताया गया है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ आरएनए टेक्स प्लेस एक्सेप्ट that the adenine always pairs with uracil instead of thymine। तो जब आप mRNA बनाओगे, देखो सब कुछ भूल जाओ, मैंने क्या बोला, हमको प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन बनाने का मैसेज किसके पास है? डीएनए के पास है। तो डीएनए से वो मैसेज कॉपी करना है, डीएनए से वो मैसेज कॉपी करने के लिए मुझे mRNA बनाना पड़ेगा। जब आप mRNA बनाते हो तो उस टाइम पे एडिनाइन के साथ थाइमीन की जगह यूरासिल बाइंड करता है। बस इतना अच्छे से याद रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको क्या बताया गया है, 1 सेकेंड, हाँ ओके। सो सेंट्रल डॉगमा के बारे में बताया गया। अब ये सेंट्रल डॉगमा क्या होता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझना, बिल्कुल भी ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए आपका। चलो सेंट्रल डॉगमा के बारे में समझते हैं। तो सेंट्रल डॉगमा में हमको क्या बताया गया है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल गिव्स राइज टू mRNA विच एक्ट्स एज अ मैसेंजर टू प्रोग्राम द सिंथेसिस ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन। हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, क्या था हमारे पास,
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हमने ओपन किया। क्या किया हमने? इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ऐसे हमने ओपन किया। रेप्लिकेशन में आपने पढ़ा था ना, डीएनए को कैसे ओपन करते हैं, ऐसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से। समझो इस पार्ट में डीएनए की इंफॉर्मेशन है, तो मैंने इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ओपन किया। जब हमने इसको ओपन कर दिया तो यहाँ पर ऐसे नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, मतलब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट है। तो अब मुझे इस स्ट्रैंड का कॉपी चाहिए, मुझे मतलब मेरे प्रोटीन का इंफॉर्मेशन इस स्ट्रैंड पे है, मुझे जो प्रोटीन चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन इस वाले स्ट्रैंड पे है। तो इसकी कॉपी अगर मुझे बनाना है, क्या करना है, अगर मुझे इसकी कॉपी बनाना है तो मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये कब बना, देखो रुको मैं और अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है, आपको बिल्कुल डाउट नहीं होगा। एक मिनट, हाँ थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाती हूँ। एक्चुअली यहाँ पे दिया गया है, रुको आगे की स्लाइड में जाते हैं। हाँ ये देखो, इस स्लाइड में हमको दिया गया है, क्या दिया गया है हमको इधर पे, देखो ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये कैसा डीएनए था, ये था आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसको सेपरेट कर दिया, ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरी स्ट्रैंड है। मुझे इस स्ट्रैंड का कॉपी बनाना है, ये मेरा कोडिंग स्ट्रैंड है, मतलब मुझे ये कोड वर्ड्स चाहिए, ये सारे के सारे कोड वर्ड्स मुझे चाहिए, क्योंकि इन कोड वर्ड्स के बेसिस पर ही मेरा प्रोटीन बनने वाला है। तो अगर मुझे ये कोड वर्ड्स चाहिए तो ये कोड वर्ड्स बनाने के लिए मुझे कौन से स्ट्रैंड की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे इस स्ट्रैंड की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये कोड वर्ड कब बना, जब ये स्ट्रैंड को कॉपी की, मतलब ये स्ट्रैंड के साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग हुई। यानी मैं क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पर T था तभी यहाँ पर A आया, यहाँ पर C था तभी यहाँ पर G आया, यहाँ पर A था तो यहाँ T आया, यहाँ G था तो यहाँ C आया। तो बेसिकली अगर ये स्ट्रैंड मुझे दे दिया किसी ने, अगर मेरे पास ये टेम्पलेट स्ट्रैंड आ गई तो मैं अपना कोड वर्ड वाला स्ट्रैंड बना लूँगी। क्योंकि हमने डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा था, अगर आपके पास एक डीएनए स्ट्रैंड होता है, रुको इधर नहीं बताती, इधर दिखेगा नहीं, हाँ हमने डीएनए रेप्लिकेशन में क्या पढ़ा था, अगर आपके पास एक स्ट्रैंड होता है तो उस स्ट्रैंड के ऊपर जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, उन नाइट्रोजनस बेसिस को देखकर हम दूसरा स्ट्रैंड बना सकते हैं। तो मुझे ये स्ट्रैंड बनाना है, मुझे कौन सा स्ट्रैंड बनाना है, देखो फिर से बताती हूँ, मुझे कौन सा स्ट्रैंड बनाना है, मुझे ये कोडिंग स्ट्रैंड बनाना है। ये कोडिंग स्ट्रैंड बनाने के लिए मुझे टेम्पलेट स्ट्रैंड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड मेरे पास होगा तभी मैं ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ला पाऊंगी। समझ में आ रही है बात? मेरे पास ये सैंपल, आप किसी को चाबी बनाने के लिए देते हो, आपके ताले की चाबी बनाने के लिए देते हो, तो आप अपनी पुरानी चाबी लेकर जाते हो ना कि ऐसी चाबी बनाओ, तो वो पुरानी चाबी को देखकर सेम टू सेम नई चाबी बनाता है। ठीक उसी तरीके से अगर मुझे सेम ऐसा स्ट्रैंड चाहिए, देखो ये कोडिंग स्ट्रैंड है और ये मेरा mRNA है, ध्यान से देखो मैं क्या बता रही हूँ, देखो इधर पे क्या बोल रही हूँ मैं कि ये मेरा कोडिंग स्ट्रैंड है और ये मेरा mRNA मॉलिक्यूल है, ठीक है। दोनों के सीक्वेंसेस देखो एकदम सेम है, इधर पे भी A है, इधर पे भी A है, इधर पे भी G है, इधर पे भी G है, यहाँ पर T की जगह U है और यहाँ पर T है, क्योंकि ये RNA है, RNA में T की जगह U रहता है और DNA में T रहता है। अब यहाँ देखो, यहाँ C है, यहाँ पे भी C है, यहाँ A है, यहाँ पर भी A है, G G T U मतलब UT, A A C C A ए। तो मेरे बेसिकली बोलने का मतलब क्या है कि मुझे मेरे प्रोटीन का कोड वर्ड कौन से डीएनए स्ट्रैंड पे था, हमारे पास ऐसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, क्या होता है हमारे पास ऐसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है और इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल में से एक स्ट्रैंड के पास अपना प्रोटीन का इंफॉर्मेशन रहता है। अब अगर मुझे ये स्ट्रैंड बनाना है तो मुझे इस स्ट्रैंड की जरूरत पड़ेगी, मतलब जो स्ट्रैंड बनाना है उसका अपोजिट स्ट्रैंड आपके पास होना चाहिए, तो ही आप रिक्वायर्ड नाइट्रोजनस बेसिस जमा कर पाओगे। क्योंकि ए हमेशा मतलब टी हमेशा ए को अट्रैक्ट करता है, सी हमेशा जी को अट्रैक्ट करता है। तो क्या होगा आपके स्ट्रक्चर में, देखो यहाँ पर देखो, हाँ क्या होगा हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे पास ऐसा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जब सेपरेट होगा तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इन नाइट्रोजनस बेसिस को देखकर दूसरे नाइट्रोजन बेस अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं, अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस जो है वो अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं और इधर पे हमको नया स्ट्रैंड देखने को मिल रहा है। जब ये नया स्ट्रैंड कंप्लीट हो जाएगा ना तो इसको हम कट करके अलग से निकाल लेंगे, तो ये हमको मिल जाएगा mRNA और हमारा पुराना वाला स्ट्रैंड एज इट इज वैसे का वैसा ही हो जाएगा जो अलग हुआ था। ये देखो वापिस से
हाँ, जो हमारा पुराना स्ट्रैंड अलग हुआ था वो वापस ओरिजिनल जैसा बन जाएगा और डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा। तो एक बार mRNA बन गया ना तो ओरिजिनल डीएनए वापस डबल स्ट्रैंडेड बन जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा का मतलब क्या होता है? चलो थ्योरी पढ़ लेते हैं सेंट्रल डॉग्मा की। सो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, हमने क्या बोला? हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, इससे हमको सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए मॉलिक्यूल मिल रहा है। सो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल गिव्स राइज टू एमआरएनए व्हिच एक्ट्स एज मैसेंजर, क्योंकि इसके पास क्या है? ये मैसेजेस कैरी कर रहा है कि कौन से अमीनो एसिड्स चाहिए। और किसका मैसेज कैरी कर रहा है? अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि प्रोटीन बनाते हैं। दिस टाइप ऑफ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन और प्रोटीन्स इज रिफर्ड टू एज सेंट्रल डॉग्मा। मतलब जब ऐसा कोई प्रोसेस देखने को मिलता है, डीएनए से एमआरएनए बना और एमआरएनए से प्रोटीन बनी, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा। क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम सेंट्रल डॉग्मा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपका ये जो एमआरएनए है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दिखा देता है। कभी कभी क्या होता है, हमने इतनी मेहनत से जो आरएनए मॉलिक्यूल बनाया, ये आरएनए मॉलिक्यूल वापस से डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है, स्टेबल नहीं रहता है। तो ये वापस से अगर डबल स्ट्रैंडेड हो गया तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दिखा देगा। मतलब ट्रांसक्रिप्शन करके हमने एमआरएनए बनाया, ट्रांसक्रिप्शन करके हमने क्या बनाया? एमआरएनए बनाया, और ये एमआरएनए ने फिर से खुद का पेयरिंग कर लिया और वापस से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके ये डीएनए बन गया। लेकिन ये ओरिजिनल डीएनए जैसा नहीं बनेगा। जब ये एमआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करके डबल स्ट्रैंडेड बनता है तो इस नए डीएनए को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। मतलब दिखने में ये ओरिजिनल डीएनए जैसे होता है लेकिन एक्चुअली ओरिजिनल डीएनए नहीं होता है। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम। तो देखो सेंट्रल डॉग्मा मतलब क्या होता है? जब आपका डीएनए, इधर ये पिंक बॉक्स देखो, जब आपका डीएनए से एमआरएनए मिलता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से जब हमको प्रोटीन मिलती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। सो ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन इक्वल्स टू सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ। ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ। ओके, इट वॉज पोस्टुलेटेड बाय FHC क्रीक इन 1958। ये हमको कौन से साइंटिस्ट ने बताया था? FHC क्रीक ने। कब बताया था? 1958 में। ये देखो जो मैं आपको बता रही थी ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, यहाँ पर वही दिया गया है। सी अभी मतलब 1970s में ये रिसर्च किया गया। द प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल डॉग्मा इन रेट्रोवायरस और राइबोवायरस इज गिवन बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर। FHC क्रीक ने हमको सेंट्रल डॉग्मा बताया, लेकिन टेमिन और बाल्टीमोर ने हमको एक न्यू कॉन्सेप्ट बताया अबाउट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? आपने इतनी मेहनत से, ये देखो ये डायग्राम देखो, हमने इतनी मेहनत से अपने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से एमआरएनए बनाया, ठीक है, और एमआरएनए से प्रोटीन बनाया। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा। क्या बोलते हैं इसको हम? सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ। लेकिन जब ये एमआरएनए प्रोटीन बनाने की जगह प्रोटीन नहीं बनाता है, ये एमआरएनए खुद का रेप्लिकेशन कर लेता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर लेता है और डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है। मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए जब डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब ट्रांसक्रिप्शन करके आपने एमआरएनए बनाया और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए वापस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया। लेकिन अब उस डीएनए को हम क्या नाम रखेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये जो नया डीएनए बनता है इस डीएनए का नाम क्या रखा जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, क्योंकि ये सिर्फ दिखने में ओरिजिनल डीएनए जैसा है बट ये एक्चुअली ओरिजिनल डीएनए नहीं है। ओके, सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये किन में देखा जाता है? रेट्रोवायरसेस में। रेट्रोवायरस किसका एग्जाम्पल है? HIV वायरस। जो HIV इन्फेक्शन होता है ना वो ऐसे ही स्प्रेड होता है। HIV के जो वायरसेस होते हैं वो आपके सेल में घुस के आपके सेल की प्रोटीन को बंद कर देते हैं और अपना प्रोटीन बनाने लग जाते हैं। मतलब वो खुद का डीएनए रेप्लिकेट करने लग जाते हैं। मतलब समझो ये वायरस आपके सेल के अंदर आया, सेल का जो डीएनए था वो कुछ प्रोटीन बनाने जा रहा था, ठीक है। तो प्रोटीन बनाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत पड़ती है? एमआरएनए की जरूरत पड़ती है। तो हमारे सेल ने डीएनए से एमआरएनए बनाया और एमआरएनए से प्रोटीन बनता तो ये प्रोटीन इस वायरस को किल कर देता। लेकिन ये वायरस बहुत स्मार्ट है। ये वायरस क्या करता है? वो ये प्रोटीन बनने ही नहीं देता है, वो इस एमआरएनए को डबल स्ट्रैंडेड बना देता है ताकि ये एमआरएनए वापस डीएनए जैसा बन जाए। बट ये अब ओरिजिनल डीएनए नहीं है, ये वायरस वाला डीएनए है। सो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जो सिर्फ दिखने में ढोंगी
ओरिजिनल डीएनए जैसा है लेकिन एक्चुअली ओरिजिनल डीएनए नहीं है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बहुत सारे वायरसेस यूज़ करते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि सेल में प्रोटीन नहीं बनेगी मतलब एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगे, एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगे तो वायरस को कोई मारेगा ही नहीं। तो इसलिए ये लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवा देते हैं ताकि सेल प्रोटीन ही ना बना पाए, और सेल के अंदर प्रोटीन ही नहीं बनेगी तो वायरस मरेगा नहीं, क्योंकि प्रोटीन्स आर नथिंग बट एंटीबॉडीज। जो हमारे एंटीबॉडी होते हैं, इम्यून सिस्टम में से जो केमिकल्स बनते हैं उनको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। और एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन मॉलिक्यूल है। हमने 10th चैप्टर में डिटेल में स्टडी किया है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। नहीं देखा है अभी तक वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाओ और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का ये वीडियो देखो। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। And accordingly, enzyme RNA dependent DNA polymerase synthesize DNA from RNA। देखो क्या बोला गया है, आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, आपके पास क्या है, ऐसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में से अगर हमको आरएनए बनाना है तो हमको आरएनए पॉलीमरेज लगेगा। किसकी मदद लगेगी? हमको आरएनए पॉलीमरेज की मदद लगेगी। मतलब आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन जब ये आरएनए, जब आपका ये एमआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लेता है, वायरस वाली सिचुएशन में ऐसा डीएनए बना लेता है, तो यहाँ पर कौन सी एंजाइम का काम आ जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सी एंजाइम इधर पे अपना रोल प्ले करती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए ये एंजाइम यूज होती है और नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन के लिए ये एंजाइम यूज होती है। ये एंजाइम नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन के लिए है और ये एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए है। प्लीज़ इन दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझो। डबल स्टैंडर्ड डीएनए से जब एमआरएनए मिला तो उसको हमने बोला ट्रांसक्रिप्शन, और उससे जब प्रोटीन हमको मिली तो उसको हमने बोला ट्रांसलेशन, और इन दोनों प्रोसेसेस को मिलाकर हम बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा। लेकिन जब आपका प्रोटीन प्रोडक्शन बीच में ही रुक जाता है, आपका आरएनए वापस डीएनए बन जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखो ये आरएनए वापस डीएनए बन गया, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आई होप आपको यहाँ तक का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे से। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आज के लिए इतने टाइम पे भी इतने ही टॉपिक को हम कवर करेंगे ताकि छोटी वीडियो रहे और आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आए। हमने क्या क्या कवर किया, थैंक यू बोलने से पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते। तो हमने सबसे पहले क्या समझा, प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, डीएनए में से इंफॉर्मेशन कॉपी करके प्रोटीन बनाना। ठीक है, प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है? सेल स्ट्रक्चर के लिए, एंजाइम्स के लिए और हार्मोन्स के लिए। तो प्रोटीन बनाने के लिए हमको डीएनए से इंफॉर्मेशन कॉपी करनी पड़ती है और उस कॉपी करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब आप डीएनए में से एमआरएनए बनाते हो तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब एमआरएनए से हमको हमारा प्रोटीन मिलता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। सो ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन गिव्स सेंट्रल डॉग्मा। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से हमको क्या मिलता है? सेंट्रल डॉग्मा। लेकिन हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में भी पढ़ा कि जब आपका डीएनए, मतलब जब आपका डीएनए आरएनए बनाता है और वही आरएनए जब वापस डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है तो वो ओरिजिनल डीएनए जैसा सिर्फ दिखता है, लेकिन वो एक्चुअल में ओरिजिनल डीएनए नहीं होता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। कौन सी एंजाइम इंपॉर्टेंट है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी एंजाइम इंपॉर्टेंट है? आरएनए पॉलीमरेज। तो हमने ये दो एंजाइम्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आपका ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली होता कैसे है। हमने इतना तो पढ़ लिया कि प्रोटीन बनाने के लिए एमआरएनए बनाना पड़ता है, बट एमआरएनए डिटेल में कैसे बनता है ये जानने के लिए बने रहिए ज्ञान लैब चैनल के साथ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। जितना हो सके उतना इस चैनल को शेयर करो ताकि लोग सब्सक्राइब कर सके, उनको भी ये नॉलेज मिल सके। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दो। नई वीडियो बहुत जल्द आएगी और 8 फरवरी से हम रिविजन सेशन स्टार्ट करने वाले। रिवीजन सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि जितना हो सके उतना हम जल्दी जल्दी आपके चैप्टर्स कवर कर दें ताकि रिवीजन करते वक्त आपके डाउट्स पहले से रेडी रहें और आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। तो वीडियो को देखते रहो, हेल्दी रहो, पढ़ते रहो क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है, और ज्ञान लैब चैनल के साथ बने रहो। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।